अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी मॉर्निंग। मैं हूं हुमैन अनवर और मैं हूँ महर। आप सबको सुबह खैर। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और जिस तरह से हम हमेशा आपकी खैरियत पूछते रहते हैं, बनफ्स नफीस आपका इखलाक, आपकी तबीयत, आपका मिजाज, मौसम का असर और भी बहुत कुछ। लेकिन आजकल मौसम का असर जो है ना वो कुछ ज़्यादा हो रहा है लोगों की हाँ। तबीयत पर। हर किसी को या तो फ्लू हो रहा है या तो बुखार हो रहा है। आपकी भी तबीयत ठीक? हाँ, मेरा भी कुछ गला, मुझे लग रहा है कि कुछ इचिंग सी महसूस हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है अब मौसम तब्दील हो रहा है एग्जैक्टली। और हालात इतने ख़तरनाक है ना कि ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है तो हमारा ध्यान कोविड की तरफ चला जाता कोविड है की कि एकदम तरफ से हो कोविड ना जाता हो गया हो। है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मुझे भी जब हल्की हल्की इचिंग स्टार्ट हुई गले में तो मैंने फ़ौरन परफ्यूम लगा के हाथ पे चेक किया कि मुझे स्मेल आ रहे हैं या मेरे टेस्ट अच्छा। बड तो ठीक है, तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सर्दी का जिक्र हो रहा है महर, तो सर्दी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गैस चली जाती है। बिल्कुल आपके घर आ ऐसे रही ही है है। गैस अभी या नहीं? हाँ, गैस तो अभी तो आ रही है, लेकिन आगे का पता नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है विंटर्स में। इनफैक्ट लास्ट ईयर सबके साथ ही हुआ होगा कि घर में आप खाना बनाने जा रहे हैं और गैस नहीं है। जी। तो ये बड़ी अजीब सी वियर्ड बात लगती है कि भाई पहले तो बिजली जाती थी, अब गैस भी जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे जा रही है कि वो सुबह जाती है, तो सुबह के टाइम स्पेशली प्रेशर बहुत कम होता है। अगर आप कराची में हाँ, कुछ और एरिया का सर्वे बिल्कुल ऐसी है। किया गया, तो वहां पर यही सबने कहा कि सुबह के टाइम पर जो है गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो बर्नर है वो नहीं जल पाता है, खाना डेफिनेटली। नहीं बन पाता है, लोग लेट हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब फैक्ट्रीज ने भी जी। एलपीजी की तरफ जो है वो रुझान उनका बढ़ गया है, क्योंकि ज़ाहिर है गैस तो आ नहीं रही, तो एलएनजी और एलपीजी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है, पुराने तरीक़ाकार थे, लोग अब गैस इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज़ बिल्कुल। में, क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल होती है इस्तेमाल करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत ने भी ये डिसाइड किया है कि जी गर्मी सर्दी में इनफैक्ट लोड शेडिंग जो है वो 15 घंटे की होगी। गैस की? 15 घंटे की लोड शेडिंग जो है ओह माय गॉड। ये बहुत एक लंबा टाइम है। दिन बहुत को देखा जाए तो बहुत। सिर्फ 9 घंटे खाना कब लाइट आएगी। बनेगा? 9 घंटे लाइट आएगी, 3-3 घंटे में डिवाइड किया जाएगा। जिन 3-3 घंटे का खाने का टाइम होता है उसमें जो है वो गैस आएगी, तो बड़ा कैलकुलेटेड चलना पड़ेगा। लेट्स सी अच्छा, हुकूमत इसको किस एलपीजी तरह की, केटर करती है। एग्जैक्टली एलपीजी की बात कर रहे थे, अभी मैं आ रही थी, मुझे पेट्रोल भी डलवाना था। अब मैं जो वहां पर लाइनें देखकर आई हूँ तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये बेचारे जो लोग हैं ये सुबह 6 बजे निकलते होंगे, हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि जिस तरह की कतारें थी। और उसने बोला, एक साहब ने बोला भाई जल्दी करो, उनका भाई प्रेशर ही नहीं, क्या करूं मैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स, अभी जी। मसाइल खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, कोरोना के एतबार से गुड न्यूज़ है। अच्छी खबर आई है। जी। जहाँ जहाँ बुरी खबर भी आती है वहाँ एक अच्छी अच्छी खबर खबर ये भी है है। कि कोविड के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। एनसीओसी के मुताबिक कहा गया कि जी 24 घंटे के दौरान, पिछले 24 घंटे के दौरान 47,000 से ज़ायद केसेस किए गए, जिसमें से अच्छी खबर ये है कि सिर्फ 1,000 केसेस जो है वो पॉजिटिव साबित हुए। पॉजिटिव यानी साबित अब हुए। रेशो जो है वो गुड। आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। बाय बाय हम बाय चाहते बाय हैं कि ये कोरोना। 1,000 केसेस भी अब ना आए बिल्कुल और अब इट्स ऐसे ही हाई होगा टाइम कि कोविड इंशाल्लाह को ताला। हम हरा दें और पूरी कुव्वत के साथ हराएं, जो कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें एसओपीज़ का खास ख्याल रखना है। 2.11% की अब मस्बत केसेस की शरह रह गई है, जो कि 9 तक चली गई थी, 8 तक चली गई थी। वाओ, इनफैक्ट ग्रेट। एक टाइम था 9 भी क्रॉस कर गई थी ये शरह। जबरदस्त। तो मतलब अब आप देखें कि अगर ये शरह कम हो रही है तो इसका असर जो है हमारी माशरती ज़िंदगी पर, हमारी मईशियत पर, जी। लोग जो जिस तरह से अब घरों से निकले हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, मतलब ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। जिस तरह से हम लोग पहले 2 साल पहले जिस तरह से ज़िंदगी जी। गुजार रहे थे, ज़िंदगी फिर उसी तरह से अच्छा, हम। आपने कहा स्कूल खुल रहे हैं और ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। यस। बच्चों के लिए ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही, अजाब हो क्योंकि गई बच्चों है। के लिए ज़िंदगी अजाब हो गई है। दिल की स्कूल्स बात खुल गए पूछे हैं, तो। स्कूल जाना पड़ रहा है, अब ज़ाहिर है यस। पढ़ना पड़ रहा है और पूरा पूरा दिन पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड में तो उनको सिर्फ 1-2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस बड़े लेना बुरे पड़ती थी। हाल हैं बच्चों के। अब पूरा पूरा दिन आप स्कूल में बैठे हैं और उसके बाद फिर घर आते हैं बच्चे थके हारे और जी। फिर सो जाते हैं, और अब बहुत बुरे दिल के साथ। लेकिन आई थिंक एक्सेप्ट कर लेंगे ये भी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता जो है वो रूटीन में आ जाएंगे। अच्छा, बच्चों 2 की साल भी का तवील बच्चों की भी अरसा था। थॉट हो गई थी ना, हाँ, अरे कोरोना 2 साल से तो है, वो सुबह की नींद कुर्बान करना बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। और अब सोने पे सुहागा, हाँ, विंटर्स आ रहे हैं और सुबह बिल्कुल उठना विंटर्स में बहुत बहुत मुश्किल हो मुश्किल होता जाता है। है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अक्टूबर का महीना जो जी। है एक बड़ा अहम महीना है, और इस महीने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो आगाही का दिन है, वो आगाही जिस हवाले से है, वो बीमारी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसके प्रिकॉशन के लिए, जिसकी अवेयरनेस के लिए ये पूरा महीना सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर जो है अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत सारा इलाज जो है वो अब मुमकिन है, बहुत सी स्टेजेस का इलाज मुमकिन है, जिसमें स्टैट्स की अगर बात करें तो हर साल 90,000 ख़वातीन में ये
जो है इसकी पॉजिटिविटी रेशो आती है, यानी वो पॉजिटिव पाई जाती हैं जिनको हो जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर, जिनमें 40,000 ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि रिकवरी रेशो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो वो ख़वातीन जो रिकवर नहीं कर पाती। और हर 9 ख़वातीन के बाद एक खातून ऐसी निकलती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम होती है। तो अभी भी इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बहुत ही मोहलिक मर्ज साबित हो सकता है अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए और बर वक्त तशखीस ना की जाए, तो ये बहुत मुश्किल भी साबित हो सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। लोग ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं इस बीमारी के नतीजे में। लेकिन अगर हम सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात करें तो 40% ये बीमारी ख़वातीन में, जबकि 25% ये मर्द हजरात में पाई जाती है। तो मर्द हजरात को भी इस हवाले से जो प्रिकॉशंस हैं वो उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी ख़वातीन के लिए हैं। तो अगर दोनों की अवेयरनेस के लिए मुहिम का आगाज़ शुरू किया जाए किसी प्लेटफॉर्म से, या पूरा ये जो महीना सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव देहात और देही इलाकों में रहते हैं, जिनके पास ना तो इतने वसाइल हैं कि वो अपना प्रॉपर चेकअप करा सकें और ना ही इतने वसाइल हैं कि वो इस बीमारी का इलाज करा सकें। अच्छा महर, एक टाइम था कि 50 से 60 साल की जो ख़वातीन थीं जिनका एज था वो ये एज ब्रैकेट था कि काफ़ी बड़ी एज में जाके ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता था और इस बीमारी में मुब्तला होती थी। लेकिन अब टाइम के साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, खालिस नहीं है बिल्कुल। अब ये जो एज ब्रैकेट है ये कम होता जा रहा है और 30 से 40 साल की ख़वातीन भी इसको फेस करना शुरू कर रही हैं, मुतासिर हो रही हैं इससे। जी, और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़रा ईसा ने। आप डायरेक्टर ईसा लेबॉरेटरीज़ हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर पर हर बार बहुत बात की जाती है, लेकिन हम जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस भी देनी है लोगों को और काफ़ी लोगों को अभी तक इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं कि ये किस तरह पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, अलामात क्या होती हैं इनिशियली, और फिर कौन सी ऐसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं कि जिससे ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो सकते। बहुत शुक्रिया उमर। आज आपको पता है कि ये महीना जो है वो छाती के कैंसर को डेडिकेट किया जाता है, अक्टूबर का महीना। और जो अलामात छाती के कैंसर की हैं इसकी अवेयरनेस हम लोग जगह जगह फैला रहे हैं। तो अलामात में सबसे पहले तो कोई गिल्टी होना, कोई ऐसी गिल्टी जिसका जो पहले थी उसका एकदम से साइज़ का बढ़ जाना, कोई मवाद निकलना, या स्किन का लाल होना या पपड़ियाँ बनना, जैसे कि ये सारी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर गिल्टी छाती का कैंसर ही हो, लेकिन चेक करवाना लाजमी है इसको। अच्छा डॉक्टर फ़रा, जैसे कि अमूमन ख़वातीन को कोई शिकायत होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, डायग्नोस हो भी जाता है तो वो सीरियसली नहीं लेती। अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से बात की जाए तो 10 में से 9 ख़वातीन को ये शिकायत है, लेकिन फिर भी वो इग्नोरेंस वाला लेवल बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से क्या आप लोग इक़दाम कर रहे हैं आगाही के लिए? बिल्कुल, ये फैक्ट है कि एक्चुअली सिर्फ ये हमारे ख़त्ते में नहीं है, पूरी दुनिया में जो खौफ है छाती के कैंसर का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो एम्बेरसमेंट या शर्म महसूस होती है लोगों को छाती के अपने ऐसी रिलेटेड कोई भी बात करते हुए। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन और मर्दों दोनों को एजुकेट करें, क्योंकि ये सिर्फ ख़वातीन का मर्ज़ नहीं है बल्कि मर्दों में भी लाहक हो सकता है। तो जितने ज़्यादा हम लोग डिफरेंट जगह जाके हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और इसके अलावा कॉर्पोरेट और NGOs, बहुत सारी ऐसी जगह। तो अब तक पूरे अक्टूबर में आई थिंक 3000 से ज़्यादा औरतों को हम मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर फ़रा, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ की ख़वातीन इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, वसाइल की कमी होती है, उनको अगर बीमारी का पता भी लग जाता है तो वो हकीमी टोटके और घर के जो नुस्खे होते हैं वो अपनाने के लिए फ़ौरन तैयार रहती हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होती। सोशल अवेयरनेस के लिए आप लोग किस हद तक रूरल एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल ईसा लैब के ब्रांचेस आपको पता है इंटीरियर सिंध के वेरियस इलाकों में आ गई हैं, और इसके अलावा ये कि हम कोशिश करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट या सिंध हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ हम जाके जो है वो जगह जगह अपनी अवेयरनेस फैलाएं। बहुत सारी ऐसे अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब में जाके हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस कैंप्स किए हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वैसे तो घुटलियाँ आपने कहा कि वो ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकती हैं या कैंसरस हों या मेलिग्नेंट हों, क्या
वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिस पे आके इंसान को डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करना है या फिर फिजिशियन के पास जाना है? कौन सी ऐसी अलामात ज़ाहिर हो जाएं कि जिसके बाद बस वो आखिरी पॉइंट हो कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें? एक्चुअली हमारा अलमिया ये है कि हम स्क्रीनिंग यानी प्रिवेंटेटिव के ऊपर नहीं जाते। हम जब कोई चीज़ हो जाती है तब हम जाते हैं। Exactly. इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत ख़ुद कर सकती है। ऐसे अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं कि हर महीने अपनी छाती को ख़ुद चेक करना चाहिए हर औरत को। और इसके अलावा ये कि अगर उनको कोई ऐसी गिल्टी नज़र आए जो उनको तशवीश हो जिस चीज़ की, या एक कोई ऐसा दाना जो ठीक ना हो रहा हो, ये जो 2 अलामात ऐसी हैं, या कोई मवाद यूजुअली जब आप दूध नहीं पिला रहे होते तो कोई मवाद तो नहीं निकलना चाहिए छाती से, तो ये तीनों बहुत ही अलर्ट करने के साइंस हैं। इसके अलावा मैं बताती चलूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि बगल अपना चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर की अलामत बगल में हो जाती है गिल्टी की सूरत में, और आपको पता नहीं चलता और आप सिर्फ अपना छाती चेक कर रहे होते हैं और बगल भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर साहब, वजूहात क्या हो सकती हैं? बहुत सी वजह मानी जाती हैं कि ये भी इसकी वजह है, ये भी इसकी वजह है, या फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत सी ऐसी मिथ्स भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामत जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। कौन सी ऐसी पोटेंशियल रीजंस हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जन्म लेता है? इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 तरह की चीज़ें। एक वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और कुछ ऐसी आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री होना ब्रेस्ट कैंसर की, यानी कि आपकी अगर मदर की साइड से आपकी नानी को, आपकी खाला को या आपकी मदर को, और तो अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या ओवेरियन कैंसर हो चुका है, दोनों में बरका जीन का जेनेटिक्स का ताल्लुक है। और आपको पता है कि उसमें ये होता है कि वो फीमेल जनरेशन में आगे जाती है, तो उनको ज़ाहिर है ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। दूसरी चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते जो कि आपकी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अलावा ये कि आपके पूरे ख़ानदान में कैंसर्स की हिस्ट्री रही हो लोगों की। जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं वो हेल्दी डाइट, यानी कि ओवरवेट होना इज़ पॉस्टुलेटेड कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर के। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते या जो अब माएँ दूध नहीं पिलाती, दूध पिलाने से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की कमी देखी गई है और प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अपनी डाइट और रोज़ाना की डेली वर्जिशें करने की वजह से जो है वो आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इसमें हाइप दी जाती है कि एक्सरसाइज अगर आप करें, आप अपना रोज़ाना का एक रूटीन सेट करें तो इसमें काफ़ी अफाका होता है और आपको फ़ायदे भी हासिल होते हैं। अच्छा, 40% फीमेल में और 25% मेल में इसका ये रेशो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि अगर मेल हजरात में इस तरह की कोई डिसीज़ हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है, तो ख़वातीन तो शायद फिर भी एक लेवल पर उन सब चीज़ों को सीरियस ले लेती हैं, लेकिन मर्द हजरात नहीं ले पाते हैं। तो क्या मर्दों की अवेयरनेस के लिए भी आप लोगों की तरफ से कोई कैंपेन शुरू हो रही है? बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल मर्दों को ये आइडिया नहीं होता कि छाती का कैंसर मर्दों में भी होता है। अभी जो मैंने अवेयरनेस करी है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से, मैंने देखा कि यंग यूथ जो है वो काफ़ी अवेयर है। उस वेरियस जगहों पे मैं गई तो मैंने कहा आपको पता है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो लोगों ने हाथ उठाने का, मेरे चचा को था, मेरे तो लोगों को मालूम है ये चीज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अटेंशन नहीं देते। और मर्दों के हवाले से मैं कहती हूँ कोई भी दाना या कोई भी ऐसी गुठली जो ठीक ना हो रही है, क्योंकि यूजुअली दाना जो है 1-2 दिन में बेहतर होने लग जाता है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो आप भी अपने आप को चेकअप करवाएं, प्लीज़ इसको जाने ना दें। डॉक्टर साहब, पहले ये होता था कि 50 से 60 उम्र की जो ख़वातीन थी या उससे ज़ायद उम्र की ख़वातीन थी, उनमें ज़्यादा चांसेस थे, उनमें ज़्यादा केसेस जो हैं वो पाए जाते थे ब्रेस्ट कैंसर के। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ये एज ब्रैकेट जो है ये कम होता जा रहा है, और अब देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी इसकी जो अलामत है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था ये, क्योंकि अब यंगर से यंगर लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, और जो हम स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, हम 40 साल की उम्र में हम स्क्रीनिंग, अमेरिकन ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन या ऑन्कोलॉजी की तरफ से ये है कि 40 साल की उम्र से आपको मैमोग्राम अपना शुरू करा देना चाहिए, और सारे जिनकी फैमिली हिस्ट्री उनको और जल्दी शुरू करा देना चाहिए। रीज़न इसका ये कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, हमारे दूध में मिलावट है, हमारे
जो मीट हम खाते हैं उसमें आपको पता है हार्मोन्स के एडिटिव्स हैं, एनवायरमेंटली पोल्यूशन हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर जो है हमारा जी। फ़ोन बहुत से लेके ज़्यादा है। चीज़ों Oh, से, yes. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनकरेज कर रही हैं कैंसर्स की के ज़्यादा बढ़ने में और यंगर होने में, और जितना यंग एज में कैंसर होता है उतना ज़्यादा ये डेडली होता है। Oh my डॉक्टर God. साहबा, इसका हल क्या है? आपने कहा कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें मिलावट है, दूध में मिलावट है, लेकिन हमने तो, और ख़ास तौर पे आम आदमी ने तो यही ज़िंदगी गुजारनी है ना बेशक। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ। अब इसका हल क्या बेशक। निकाला जाए कि किस तरह इन चीज़ों का अवॉइड, जाहिर सी बात है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की Overcome कैसे करें चीज़ें हम? ओवरकम बिल्कुल। कम कैसे किया जाए देखिए इसको? अभी आजकल डाइट और एक्सरसाइज तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, जी। इसके अलावा ये कि लोग जो है वो देसी चीज़ों की तरफ चले गए हैं, देसी अंडे, देसी मुर्गी, दूध भी जो है वो स्पेशल ऐसी Organic जिसे जगहों से, कहते हैं, हाँ जी। ऑर्गेनिक जगहों से मंगवाया जाता है। ज़ाहिर है इट इज़ डिफ़िकल्ट, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रिवर्ट हो रहे हैं पुराने वेज के ऊपर। दूसरी बात ये रेडिएशन का जहाँ तक बात होती है, ये जो फ़ोन्स हम कैरी करते हैं आपको जी। पता है, और कान में हमारे ब्लूटूथ लगा रहता है, इसकी वजह से ब्रेन कैंसर्स भी बहुत हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम हम जो सो रहे हैं हमारा फ़ोन जो है हमारे साथ नहीं रखा हुआ होना चाहिए, इट शुड बी अवे, या कहीं किसी और जगह आपके कमरे के जहाँ आप रहते हैं उसमें आपका बिल्कुल ये ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं आप रखें तो बेहतर होगा, और कम से कम यूज़ जो जी। है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन जो है वो हमेशा हाथ में पकड़े हुए होते हैं, ज़ाहिर बिल्कुल है ऐसे ही। व्हेन दे आर इवन नॉट यूजिंग Oh, इट। yes, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अवेयर, हमें ऑलरेडी पता है ये बात, बस जी। हम भूल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर फरा, जब तशखीस होती है या कोई फर्स्ट जिसका विजिट होता है क्लिनिक पे डॉक्टर के यहाँ, तो मेमोग्राफी का जो है मशवरा दिया That's जाता है right, कि yes. आप, अच्छा ये हर महीने कहा जाता है कि आपको हर महीने करना चाहिए, आप ना टेस्ट करवा लें एहतियात के तौर पे? नहीं, मैमोग्राफी जो है, मैमोग्राम जो है वो 40 साल के बाद हर 2 साल में, एवरी हर 2 2 साल। इयर्स अच्छा, हर Okay. 2 साल। शुरू कर देना चाहिए। 45 में कहते हैं हाउ एवरी ईयर यू शुड हैव अ मैमोग्राम, Okay. एंड देन उसके बाद 50 प्लस 55 से ऊपर जो है वो फिर कहते हैं हर 2 साल बाद, क्योंकि डिक्लाइन जी। उन्हें लगता है ब्रेस्ट सही। कैंसर का रिस्क। लेकिन ये कि उससे पहले मैमोग्राम से लोग घबराते हैं, और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मैमोग्राम की। मैमोग्राम एक सिंपल एक्सरे है जो स्पेशली yes. छाती के कैंसर जी। को डेडिकेट करने के लिए बना है। तो इसमें जो है वो ज़ाहिर है जितनी जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि जब तक गिल्टी नज़र आती है तब तक जो है वो ब्रेस्ट कैंसर फैलने शुरू हो चुका होता है। राइट। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत अहम सवाल ये है कि लोगों के जहनों में ये बात भी है कि शायद ये कैंसर की वो फॉर्म है अब कि इसका कोई इलाज ख़ास है नहीं, एक दफ़ा हो गया तो फिर इंसान दुनिया से चला जाएगा या ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब उन लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो इन सारी मिथ्स को, या इंटरनेट पे ख़ास तौर पे जगह जगह मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाती है, इसको किस तरह रोका जा सकता है? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और पोटेंशली वो उनके Survive दिमाग कर में रहे ये बात है कि अब इलाज मुमकिन ना होगा? मैं ये बताती चलूँगी, क्योंकि इनोवेटिव और फ्रेश ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कैंसर की। हमारा ये काम बनता है कि हम जितनी जल्दी तशख़ीस करवा लें चीज़ की उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब वो स्टेज 1 का तो मतलब है कि लोकलाइज्ड है ना, जी। लेकिन Third अगर और स्टेज fourth, 4 में दूर तक पहुंच Yes. गया है, आपके दूसरे ऑर्गन्स में, आज़ा में पहुंच गया है, तो फिर उसको रोकना या उसको ट्रीट करना इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो जी। वैसे थेरेपीज़ कैंसर की हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादातर बच जाते हैं, और उसी वक्त ज़ाहिर बचेंगे जब आप जल्दी तशख़ीस, अपनी 40 साल से ऊपर जल्दी तशख़ीस की तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर फरा, ट्रीटमेंट के हवाले से आप बताएं कि इसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से होता है? हमने लेज़र तो सुना है, और आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर स्टेज 1 पर है, यानी कि जहाँ पे गिल्टी शुरू हुई है उधर ही है लोकेटेड, तो उसको फिर सर्जरी करके उस जगह को निकाल दिया जाता है। वरना अगर थोड़ा सा फैल गया है ब्रेस्ट में ही और बराबर में बगल की तरफ, तो फिर वो सारी चीज़ें सर्जरी से हटा दी जाती है, पूरी उस साइड की छाती निकाल दी जाती है। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो फिर कोशिश करते हैं कि दोनों साइड्स निकाल दें, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे कि दोबारा उसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तीसरी फिर चीज़ है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तरफ जाते हैं। आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, Exactly. और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है Afford करना फैमिलीज पे
कि हम इसको कैसे पे ऑफ करें। जी राइट, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और महर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ा जाए। बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारी स्टोरी जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है 2 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था भारत की तरफ से कश्मीर की जानिब से, और कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था उसे ख़त्म कर दिया गया था। और जो मज़ालिम हैं वो यकीनन दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल कोई ऐसे है। कमी नहीं आ रही। महर, अच्छा, भारतीय मज़ालिम की बात अगर हम करते हैं तो मकबूजा कश्मीर में जहारियत की इंतहा कर दी जाती है। जी। कभी घरों को निशाना बनाया जाता है, घरों को नहीं तो पैदल चलने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये खबर तो हम रोज़ ही सुनते हैं कि इतने कश्मीरियों को मार दिया गया, आज ये घर जला दिया गया। इस पे प्रोटेस्ट भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी हुकूमत ने हर प्लेटफॉर्म पर जाकर कश्मीर के हक़ की, हुकूक की बात की है। लेकिन ये आलमी बरादरी को अब स्टैंड लेना होगा। वो स्टैंड इसलिए भी लेना होगा क्योंकि अब खुलकर भारतीय जहारियत जो है वो सामने आ चुकी है। बट वही डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज। एग्जैक्टली जी। और आप ये देखें कि 1400 से ज़ायद अफराद को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ये बार बार की जा रही है। और पाकिस्तान की जानिब से बहुत तशवीश का इजहार किया गया है, बहुत गम और गुस्से का इजहार किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एड्रेस करना भी ज़रूरी है। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। बिला जवाज़ 1400 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है, और एहतजाज अगर जो कश्मीरी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी भारतीय जहारियत की जा रही है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस शेलिंग की जा रही है। और भी ना जाने उन लोगों के साथ किस किस तरह के मज़ालिम मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त हमें प्रोटेस्ट करना है। हमें इस वक्त अपनी ये जो आवाज़ है वो इंटरनेशनल फोरम पर उठानी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का हुकूमती वफ्द इस हवाले से कई प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा चुका है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। आप इनका जी, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर साहब। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर के इशू पर बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किए 2 साल का अरसा गुजर गया है, और आलमी दुनिया जो है, आलमी कुव्वतें जो हैं ख़ास तौर पर, वो सब खामोश हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से आपने एक बात कश्मीर के हवाले से बताई है, कश्मीर में 70 साल से जो है ना ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त भी डे बाय डे वहाँ पे कोई अमन वाली बात नहीं हो रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग जो है ना शहीद हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, आलमी दुनिया जो है वो खामोश है जी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आती रही पाकिस्तान में, तो वो एक यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करना और फिर वे सब नहीं किए, अपने अपने दौराए हुकूमत में सब करते हैं, लेकिन एक दिन प्रोटेस्ट करना, फिर जो है ना हम उसको छोड़ देना। और बेसिक जो आज़ाद कश्मीर का आज़ाद खिता है, वहाँ के सियासतदानों को जब तक हम अपनी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं देंगे, कौमी असम्बली में, या उनको शामिल नहीं करेंगे, तो आप इस तरह से बहुत मुश्किल है कि एक इस आदमी को कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन भी बनाया जाता है जो कश्मीर के बारे में मालूमात भी नहीं रखते। जी। अक्सर जो एक इशू आता है कि आप कश्मीर के जो सियासतदान हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे लोग हैं, समझते हैं कश्मीर को कि उसकी, वो उनको बिल्कुल सामने नहीं लाया जाता। जब तक उनको नुमाइंदगी आप नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए कि कश्मीर का नुमाइंदा होगा तो वो हर हफ्ते में, वीकली, डे बाय डे जो असम्बली में आवाज़ उठाएगा तो ये आवाज़ जानदार होती जाएगी। अच्छा सरदार साहब, आपने बात की कि हुकूमत आवाज़ उठाती है, तकरीरें करती है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। लेकिन चलें, ये हुकूमत तो फिर भी ये कर रही है। साबिक हुकूमत तो हमारी कभी कश्मीर की बात ही नहीं की किसी फोरम पे, आपने देखा है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर मैं आपको साबका जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी देखें, उनकी भी तकरीर देख लें, और मतलब जो हम जिस वज़ीर आज़म को चोर कहते हैं उसकी तकरीर भी सुन लें, सबकी सुन लें। सब ने किया, ऐसा सब ने डाला है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करना है ना, वो किसी ने नहीं किया। किसी हुकूमत ने ना मौजूदा ग्राउंड पे काम करने के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए? ग्राउंड में काम करने, मेरा मकसद ये है कि आप जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको नेशनल असम्बली तक रसाई दें, उनकी टीम बनाएं, आपकी पीटीआई के लोगों की टीम बनाएं। ऐसा ना हो कि जी हमारे यहाँ जो जिस बंदे को कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है उसको बैठा, ताकि वो कश्मीर के ऊपर काम करे,
जब तक कश्मीर के ऊपर काम नहीं होगा तो फिर कश्मीर आज़ाद होना, देखें हम लोग अगर रोडों में आए दिन एहतजाज करते रहेंगे तो उससे कोई वो नहीं होता। सर अब ये बताइएगा 1400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो हरदर्मी है ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया का जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो इंडिया की जानिब से ख़त्म कर देना, फिर उसके बाद इस तरह के जो मज़ालिम हैं उनमें तेज़ी पैदा कर देना, किस तरफ जा रहा है सारा मामला? देखिए सर, मादरत से मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप ख़ुद देखें, इंडिया भी ये चीज़ देख रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो अपनी रस्साकशी में लगी हुई हैं। उनको अपने मुल्क से भी कोई इतना वो नहीं है, कश्मीर से भी उनको नहीं है, वो अपनी रस्साकशी में आए दिन आप असम्बली में देख लें। मुझे आप बताएं कि आप न्यूज़ में हैं, आप देखते हैं, आप मुझे बताएं कि किस दिन कश्मीर असम्बली के अंदर कश्मीर के ऊपर बहस होती है। मैं तो समझता हूँ हर हफ्ते में होनी चाहिए, हर इजलास में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ महीनों सालों में नहीं होती। जब एक डे आता है उस पर जो है ना वो बनाया जाता है। तो ये चीज़, इसी चीज़ के ऊपर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, असम्बली की आवाज़ जो होती है वो जानदार होती है, वो दुनिया में जाती है। जब दुनिया को पता है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर मुझे एक बताएं कि दिन ब दिन तो ये 1400 हैं तो कल तो 2800 हो जाएंगे, फिर जो है ना इसी तरह बढ़ते ही जाएंगे, जो है ना पूछने वाला नहीं है। और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि देखें सबसे पहली बात है, बुनियादी चीज़ है कि हमारे यहाँ हुक्मरान सिर्फ अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, अपनी पार्टियों को सेव करने के लिए। उन्हें ना आवाम की फ़िक्र है ना कश्मीर की फ़िक्र है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक जो रवैया है वो नामनासिब है, जो है ना। सही। अच्छा सरदार साहब, कश्मीर क्योंकि हमारा बड़ा एक हिस्सा है और कभी अलग नहीं हुआ, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है जिसे जो हमारा हम कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर, आप क्या समझते हैं वहाँ के लोगों के जो तासुरात हैं, पाकिस्तानी हुकूमत जो भी स्टैंड लेती है वो क्या उससे मुतमईन नज़र आते हैं आपको? देखें, मैं आपको बताऊं, मुतमईन नज़र आते भी हैं और नहीं भी नज़र आते। नज़र इस सूरत में मैंने आपको बताया कि जब हुकूमत अगर कोई ऐसा स्टैंड लेती है तो वो लोग मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर वो लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर रद्दी की टोकरी में चला जाता है, जैसे यहाँ पे एक आम चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर कश्मीर के लोग जो है ना वो हमेशा अपनी फोर्सेस की तरफ देखते हैं और फिर हुक्मरानों से तो मायूस हो जाते हैं। अक्सर हुक्मरान जो वादे करते हैं या जो चीज़ें करते हैं वो कुछ वक्त बाद जो है ना वो कभी होता है कि हम सीज़फायर लाइन पे जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक वक्त होता है कि इस्लामाबाद में थोड़ा सा करने के बाद हुक्मरान जो है ना फिर चुप जाते। अवाम पाकिस्तान की कश्मीर की माशाल्लाह बहुत वो करने चाहती है, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से हमें मायूसी होती है कि वो कश्मीर का केस सही तरह से नहीं लड़ सकते। सही। अच्छा, अभी ये सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात हुई, आप क्या समझते हैं? कश्मीरी इस पूरे सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे थे, वहाँ पे तशद्दुद भी हो रहा था, बाहर तिजारियत भी जारी थी, वहीं पर एक हस्ती का वहाँ से चले जाना और फिर क़यादत कमज़ोर पड़ जाना। कश्मीरियों के हौसले किस कदर इस वक्त अभी कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी क़यादत चली गई है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहनुमा थे जो कश्मीर की एक बड़ी पहचान थी और बिल्कुल ज़ाहिर बात है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जहाद कर रहे हैं, जो वहाँ की जो सियासी क़यादत है वो इंशाल्लाह कमज़ोर नहीं पड़ेगी, वो उन्हीं के रास्ते पे चलेगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि उनके जाने से पाकिस्तान में कितना बड़ा एहतजाज किया गया या कितना बड़ा वो किया गया जो उनके साथ जो हुआ है, उनकी डेड बॉडी जिस तरह उन्होंने की है। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया का जो कंसर्न था उसको हमें घेरे में लेना चाहिए था, हमें बड़ा एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन कोई आप देख लें आवाज़ नहीं हुई। यही चीज़ें जो हमारे लिए आगे चल के आदमी बरादरी यही चीज़ें देख रही है और कि ये सिर्फ जो है ना हमें कोई वो चीज़ तरह का एहतजाज नहीं करते, जो हमें करना चाहिए उन लोगों का साथ हमें देना चाहिए। जो देखें वो वहाँ पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते, उनका टाइम जो सरेंडर टाइम उनका गाड़ियों का उन्होंने पाकिस्तान से मिलाया हुआ है और उनको पता है कि हमें यहाँ मारा जाएगा, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। क्या बात है सर, बड़े से बड़ा जो मसला है वो डायलॉग से हल किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब भी पाकिस्तान ने कोशिश की इंडिया से डायलॉग करने की इस मामले पर और आलमी सतह पर भी जब डायलॉग के लिए काविशें शुरू हुई, तब भी कोई ना कोई हमने देखा कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई इंसिडेंट आ जाता है बीच में, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसे सबोटाज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उस डायलॉग प्रोसेस को। क्यों इंडिया टेबल पर नहीं बैठना चाहता? क्या उसे हारने का या कोई हार जाने का डर है? देखिए, बिल्कुल ये बात तो है कि इंशाल्लाह जल्द इंडिया को एक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और देखें, मुसलमान जो होते हैं वो हमेशा पहल नहीं करते किसी चीज़ पे, वरना आज भी इतना अल्लाह का शुक्र है, हमें पता है कि अगर हमारे मुजाहिदीन भी निकल जाएंगे तो हमारी फ़ोर्स के साथ खड़े जाएं तो हम इंडिया को भी कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन हम आलमी बरादरी के साथ चल रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी जो है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। उन्हें कश्मीरी नज़र नहीं आते, उन्हें और किसी जगह में कोई जुल्म व ज़्यादती होते हैं वो सब फ़ौरन नज़र आ जाते हैं।
आज हमारे कश्मीरी 70 साल से पाकिस्तान का नारा लगाते हुए वहाँ जो है ना अपनी जानें, अपनी बच्चियों की, औरतें, ख़वातीन, बच्चे किस तरह से शहीद हो रहे हैं आप खुद देखें। पिछले अरसे में आपने एक बच्चे का एक देखा था जो अपने नाना के साथ था, वो कितना दर्दनाक वाक़या था, फिर हम भूल गए ना आज तक, हमें नहीं ज़हन में। बिल्कुल तो हमें इस तरह की चीज़ें कितनी हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, जो बड़े इंसानी हुकूक की हक में नारे लगाती हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े कैंपेन शुरू की इस हवाले से, फ़ायदा आप क्या समझते हैं? इससे कोई फ़ायदा भी हुआ? हमें तो नहीं कोई नज़र आया। देखें आप माशाल्लाह मीडिया से आप लोग बहुत बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप देखें आपको कहीं नज़र आया? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक वक्त होता है। मैंने आपको बताया कि बस एक जिस तरह अभी जो है ना आ रहा है ब्लैक डे 27 तारीख को, तो बस वो दिन कश्मीर के लिए बनाएंगे और उसके बाद फिर 1 साल के लिए हम कश्मीर भूल जाएंगे। मैंने यही कहा है कि हमें हमारी क़यादत जो कश्मीर के लोग हैं उनको जब तक ये किसी भी पार्टी से सियासी क़यादत को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे और हर हफ्ते महीने में देखें हमारे बहन भाई वहाँ पर रोज़ शहीद हो रहे हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ जुल्म किया जा रहा है। हमें फ़र्ज़ है हम पे कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और उसको बुलंद करें। साहब, यानी कि आप अगर इसको हम कंक्लूड करें तो ये कि अब बैनर्स उठाने से कुछ भी नहीं होगा, प्रोटेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें अब कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। या तो वो टेबल टॉक कर लें या फिर या तो फिर एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। बिल्कुल। देखें इसमें मैं एक बात आपको बताऊँ कि पिछली हुकूमतों में जैसे 2 हुकूमतें, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, बड़ी शख्सियत है, मैं उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, उलमा हैं वो जो हैं, लेकिन मुझे बताएं कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ जो है ना पहले अलीपुर गंडा साहब को बनाया गया, फिर इस वक्त जो है ना शहरियार अफरीदी को, जो कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुझे आप बताएँ कि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, वो क्या कर रहे हैं? किसी किस्म का कश्मीर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक बात है कि जिस तरह जो है ना बस वो एक दिन आना और कहा कि हम कश्मीर के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि कश्मीर के लिए सिर्फ बस एक ख़बरों की हद तक बात हो रही है। जो सर आलमी सतह पर अगर बात करें तो आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो दुनिया में कहीं कोई एक जानवर के साथ ज़्यादती हो जाए या कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उसे इतना बड़ा इशू बनाकर पेश करती है। यहाँ इंसानों का कत्ले आम किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं। क्यों दुनिया खामोश बैठी रहती है? क्यों आवाज़ नहीं उठाती? या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस में भी जब बात हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब बात हुई है, उस तरह कोई जवाब सामने नहीं आता, कोई जवाब दिया नहीं जाता या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं दिए जाते? इसलिए कि देखें सबसे पहली बात आपको बताऊं कि पुरअमन कश्मीरी और फिर मुसलमान। मैं आपको बताऊं कि जो मुसलमान हैं, हम मुसलमान ममलिकत हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ा अफसोस है कहना है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, ना वो आपस में मिल बैठते हैं। जो उनके बड़ी सरपरस्ती करने वाले मुल्क हैं उनकी सोच कुछ और है, तो जिस वजह से हमारे मुसलमान नुकसान खा रहे हैं। और जिस जगह में जो बाहर की ताकतें हैं या उनको जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ पे वो जाकर जिस तरह फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान में आप देखें कि कितना जल्दी सब कुछ हो गया। क्या वहाँ नहीं हो सकता? कश्मीर में वहाँ भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक लेने चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएं तो हम कश्मीर को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें एक बंदा जो है ना इंडिया से मुखालफत करता है और दूसरा उसको अपने पास बुलाता है। मुसलमानों में ये चीज़ हमने पिछले अरसे में देखा है, जिससे हमें उनको ये एक वो मिल जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क के मफाद होते हैं, कहीं ना कोई कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। अब इसका भी तो कोई हल होना चाहिए। बिल्कुल देखें, दबाव प्रेशर अपनी जगह पे, अपने ताल्लुकात भी रखने चाहिए, पाकिस्तान को भी अपने ताल्लुकात रखने चाहिए, ये नहीं कहते हम ना रखें, लेकिन जो हक की बात है उसको वो उनके साथ भी उठाएं और ज़्यादा मसलन करें और सारे मुल्कों में बताएं कि भाई ये जुल्म और ज़्यादती है, इसको बंद करें। जो हक बनता है वो देना चाहिए। देखें कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगता है, आज अगर कश्मीर ये नारा लगा के जी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, वो भी लगा दें, यहाँ का भी लगा दें, तो फिर कई ऐसे मुल्क होते हैं जो हमारे मुल्क को जो है ना वो नहीं देखने चाहते, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ एक चीज़ ये पक्का है कि हम पाकिस्तानी हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। सही। सरदार साहब, अब हमारे पास रास्ते क्या क्या हैं? अगर बात करें आलमी सतह की तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बातें भी की जाती हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए जाते हैं। ये बताएं कि ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, किसको रुजू किया जाए, कहाँ से ये इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि अब बहुत प्रोलॉन्ग हो चुका है ये सारा मामला। देखिए, मैं जिस तरह आपसे कहा है कि इस तरह पाकिस्तान को भरपूर आवाज़ उठानी पड़ेगी और पूरी दुनिया में उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी और कश्मीरियों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। जब कश्मीरियों को अपने साथ मिलाकर दुनिया में आवाज़ उठाएंगे और इस्लामी ममलिकत जितने भी हैं उनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उनके इस्लामी भाई कत्लेआम हो रहे हैं रोज़,
और उनके साथ बदतरीन तर्ज की जाती है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे सारे मुल्क के लेकिन जितने सरदार भी साहब जब आवाज़ उठाई गई है वहाँ मजालिम बढ़ा दिए जाते हैं, वहाँ यूनिटी नहीं होने देते, यूनाइट नहीं होने देते उन लोगों को, कश्मीरियों को, बहुत ज़्यादा कत्लो गारतगरी शुरू हो जाती है। ये भी तो बहुत मुश्किल काम है ना कि जब यहाँ से आवाज़ उठेगी वहाँ मजालिम भी बढ़ जाएंगे। तो फिर सर उसका आखिरी हाल जो एक ये भी आता है कि जब अगर किसी आपके मुसलमान भाइयों को या कत्लेआम किया जाए जी। तो फिर एक जंग की तरफ भी बात जा सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस चीज़ से डरे ना कि हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी फ़ौज बहुत काबिल फ़ौज है, ताकतवर फ़ौज है इंशाल्लाह। सिर्फ वो हमारे, मैंने आपको एक बताया कि हमारी अल्लाह करे हमारे सियासतदानों की अपनी जंगें ख़त्म हो जाएँ, अवाम के मफाद के लिए सोचें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारे नज़दीक कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत हो गई वो आपको खुद पता है। अंदरूनी मामलात हल होंगे तो ही कोई तब हम कश्मीर लोग के कामयाब हो हल पाएंगे के लिए सब मुतवज्जे जी, होंगे। वरना तो हमें पता है कि इनको आपस में लड़ा लें और फिर वो जो है ना, एक कहता है तू मोदी का यार, दूसरा कहता है तू मोदी का यार, तो उससे वो दुनिया देख रही है कि ये इनका एक अपना ही एक जो बयानिया है वो ठीक नहीं है। सही, अपने ही बयान में तजाद है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। और जिस तरह से सरदार साहब ने बताया उमैर कि 70 साल से ये लड़ाई जारी है आज़ादी की, और जिसमें बेगुनाह मासूम इंसान पिस रहे हैं। दो ममालिक के मामलात चाहे जो भी हों, इंसानी हुकूक के अलम बरदार पाकिस्तान के लोग भी बनते हैं, भारत के लोग भी बनते हैं। पूरी दुनिया यही नारा लगाती है कि इंसानियत सबसे पहले है। तो हम क्यों इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके बैठे हुए हैं कि वहाँ पर बेदर्दी से माएँ बहनों की इज़्ज़तें भी पामाल हो रही हैं, लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और जिस तरह के मजालिम हैं वो बयान करने वाले नहीं जी हैं। बिल्कुल। और कश्मीर डेफिनेटली कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा, और कश्मीर की जो लड़ाई है वो हम सब की लड़ाई है। हम इसे इसी तरह लड़ते रहेंगे, चाहे हम उसे प्रोटेस्ट करें, हम उसके हवाले से बात करें या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बात करें। हमारा ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे अब तो नॉर्मल हो गए हैं सारे, सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं। आप कहाँ थे कल रात? फ़ोन करी थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि कल रात मैं कहाँ था। अच्छा, मैंने आपकी कॉल्स काफ़ी देर के बाद देखी। क्यों भाई? भाई वो एक्चुअली मैं एक इवेंट में था और वो था कवाली इवेंट था, कवाली नाइट थी। अच्छा। और चूंकि कल खान साहब की यानी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की सालगिरह थी, उनकी पैदाइश का दिन था, तो हम वो एक छोटा सा इवेंट था जो अटेंड करने गए थे, और बहुत ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया उन्हें। और यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अगर बात करें तो ईस्ट की जानिब से एक ही आवाज़ दुनिया भर में गूंजती दिखाई देती है, और वो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। बहुत ही आला और बहुत ही आला ज़र्फ और बहुत कमाल की शख्सियत थी आपकी। क्या बात है। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए, और इनके ख़ानदान में ही मौसीकी मौजूद थी, और इब्तदाई उन्होंने तरबियत अपने घर से ही शुरू की। साथ ही अगर हम सूफ़ी और क्लासिकल मौसीकी की बात करते हैं तो इन्होंने मगरबी अंदाज में भी कवालियाँ गाई जो पूरी दुनिया में जैसे तहलका उधम मचा दिया। बिल्कुल। और आपने मगरिब की बात की तो वेस्टर्न सिंगर्स के साथ भी आपके बहुत से एल्बम्स हैं, जिसमें बुदा बार है और भी बहुत से एल्बम्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एक फ्यूजन है ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूज़िक को मिलाकर जो म्यूज़िक तख्लीक किया गया वो खान साहब की यकीनन एक बहुत बड़ी ईजाद है। बिल्कुल। 125 एल्बम्स रिलीज़ हुई, और जिसके बाद उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। साथ ही अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हमारे पास भी तो वर्ल्ड कप था ना कभी 1992 में, और जिसका एतराफ़ करते हुए इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की 1992 में जो कव्वालियाँ थी उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखा। इब्तदाई जो मैचेस थे उसमें बड़ी, और वो कहते हैं ना कि लहू को गरमा देने वाला। आप कवाली सुने और खान साहब की आवाज़ में सुने तो यकीनन एक अजीब सा जोश अंदर पैदा, एक वलवला पैदा होता है, और सुनने के बाद आप बहुत किसी भी मूड में हो, आप किसी भी कैफियत में हो, गम में हो, परेशानी में हो, तो एकदम से फ्रेशनेस का एहसास हो जाता है। तो खान साहब का ये इम्पैक्ट था। और बाकायदा मैंने गोरों को अंग्रेज जो है गाते हुए देखा है, दम मस्त कलंदर गाते हुए सुना है, मैंने उनको झूमते हुए सुना है। कवाली को बेशक वो समझ नहीं पाते कुछ भी, लेकिन जो एक सहर है ना, एक म्यूजिक का जो ये फील है, उस फील पे बाकायदा मैंने उन्हें झूमते हुए देखा। सही। अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब क्योंकि हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जितनी भी कवालियाँ हैं लोग उसको रीमिक्स करते हैं, अलग अलग उसके वर्जन्स बनाते हैं, और लोग उससे बहुत मशहूर भी हुए हैं। बिल्कुल जी। और आज का जो दिन है वो हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, खान साहब को, बल्कि
हर रोज़ मैं तो कहता हूँ खान साहब को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब जब उनकी आवाज़ का समातों को टकराती है तो सही। खान साहब याद आते हैं और यकीनन वो हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा रहेंगे। सही। हमें On that दीजिए note, बिल्कुल इजाज़त Yes. और देखते रहिए टी मॉर्निंग, हमारे साथ यूं ही रहा करें, हमें सराहते रहा करें, तो हमें आपसे मिलने की हिम्मत जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।